गौरव भाटिया जी, तू डाल डाल में पात पात। देखिए ये लड़ाई कहां पहुंची। अब उन्होंने मुख्य सलाहकार उन्हें नियुक्त कर दिया है। कहां तक आप रोकने, संभालने, नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे 10 कदम वो आगे पहुंच जाती हैं। गौरव जी। अंजना जी, मैं तो कहूंगा हमारी दुआएं हैं ममता बनर्जी बहुत आगे जाएं, लेकिन ऐसा ना हो कहीं सरहद पार करके संविधान को तार तार करके कुछ गलत कर जाएं। और ये वही बात है, एक कहावत कही जाती है अंजना जी, दैट स्मॉल मैन बिग ईगो। तो स्मॉल वुमेन बिग ईगो मतलब बड़े पद पे बैठ के अपनी सोच को आप बढ़ा नहीं पाए। और ये कहने की वजह क्या है? देखिए, हम सबको पता है साइक्लोन आया, साइक्लोन यास। प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता क्या थी कि पश्चिम बंगाल की जनता को, ओडिशा की जनता को राहत कैसे पहुंचे। इस वक्त आप मुझे बताइए, जो पत्र आया है वो कितना निंदनीय है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग, जिस तरह के बिंदु उठाए गए हैं बिना संविधान को पढ़े, ये अपने आप में दर्शाता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वो कहती है एक लोकल एमएलए को आपने क्यों बुला लिया। अंजना जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष और प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक करके आम जनता को राहत दे दे, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक लोकल एमएलए कैसे हो जाता है? और प्राथमिकता तो आम आदमी को राहत देने की होनी चाहिए, लेकिन नहीं, चुनाव हार गई, खींच मन में है, इसलिए इस तरह की बातें करते रहेंगे। और दूसरी बात, संविधान देखिए, किसका क्षेत्र अधिकार है कि अगर कोई आईएएस ऑफिसर है उसको सेंटर के साथ रहेगा या स्टेट के? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। रूल 6 देखिए, वो कहता है जहां आम सहमति ना बने वहां जो केंद्र सरकार तय करेगी वही लागू होगा। और ये सब बातों की अनदेखी करके जिस तरह से वो आज ये पत्र लिख रही हैं, ये दिखाता है उनकी कुंठित मानसिकता। ठीक है, इससे पहले और जनता को अनदेखा। एक सेकंड, इससे पहले कि मैं रिजू जी के पास जाऊं, स्मॉल वुमन बिग ईगो क्या मतलब है आपका? स्मॉल वुमन कैसे? मतलब एक चीफ मिनिस्टर स्मॉल है या फिर आप उनके कद काठी, मतलब ये क्या स्मॉल वुमन कैसे? मैं आपको बताता हूँ। हाँ। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, आज चिट्ठी में मुझे बड़ी खुशी हुई, उन्हें संविधान की याद आ गई। बड़े मुख्यमंत्री के पद पे बैठो और कहो मैं प्रधानमंत्री जी को थप्पड़ मारूंगी, रसगुल्ला कंकड़ वाला दूंगी। राज्यपाल इशारे पे काम करता है, जो हमारे गृह मंत्री हैं केंद्र के, जो भूल जाती हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस चुनाव निष्पक्षता से कराने के लिए, कहती हैं उसका घेराव जो कहती है। हाँ। तो इसी वजह से कि आप बड़े पद पे, एक कहावत है, आप पढ़िएगा, ये एक कहावत है कि स्मॉल पर्सन विद बिग ईगो। अहम इतना भर गया कि वो समझती हैं कि जनता बौनी हो गई है। और इसीलिए ये देखना उचित है कि आप जनता का हित कैसे करती हैं। रिजू दत्ता जी, आप जवाब दीजिए। सवाल बहुत गंभीर है। देखिए, एक नौकरशाह पर जिस तरह की लड़ाई छिड़ रही, पहली बार नहीं, इससे पहले भी 1-2 बार हो चुका है। लेकिन क्या उन्हें सियासी तोहफा मिला है प्रधानमंत्री और उनकी जो इंस्ट्रक्शंस थे या बैठक में पहुंचना था, उन सब की अनदेखी करने के लिए? क्या आप इस तरह के डिसोबीडियंस को, अनुशासनात्मक जो कार्रवाई करनी चाहिए एक मुख्यमंत्री को लेट आने पर, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं? आप मुख्य सलाहकार, मतलब एक नौकरशाह या तो मुख्यमंत्री के बिल्कुल आगे पीछे घूमता रहे, उनकी हर बात को मान ले, तो फिर आप उनको सियासी तोहफा ऐसा दे रहे हैं? देखिए अंजना जी, पहले आपके ये सवाल का जवाब देने से पहले मैंने गौरव जी की बातें सुनी और मैं उनका थोड़ा जवाब दे दूं। पहले उन्होंने कहा, जो पॉइंट आपने भी पकड़ा कि स्मॉल वुमन बिग ईगो, बात यह है ना कि मैं यही आशा करता हूं वैसे गौरव जी से और बीजेपी के सारे प्रवक्ता से, क्योंकि ये लोग जिस स्कूल से पढ़ के आते हैं वहां तो आज भी 21st सेंचुरी में भी औरतों का प्रवेश ही मना है, तो उनका तो ये मिसोजिनिस्टिक एटीट्यूड रहेगा, ये तो सामान्य है। ठीक है, चलिए। दूसरी बात, ये कहते हैं कि हम संविधान या लोकतंत्र को नहीं मानते। अरे, जब संविधान और लोकतंत्र के साथ दिन दहाड़े आप लोग खिलवाड़ करते हैं तो आप क्या आशा करते हैं? तीसरी बात मैं आता हूं कि आपने जो सवाल किया अंजना जी, मैं आपको एक चीज टेक्निकली बता दूं। उन्होंने, गौरव जी ने बहुत बातें की, मैं उनको टेक्निकल एक चीज समझाता हूं, शायद वो उनके बॉस को भी बता सके ये चीज। अगर उड़ीसा में जब मीटिंग हुआ था, अगर वहां विपक्ष दल के नेता प्रधान जी मौजूद होते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव रिव्यू मीटिंग था और प्रधान जी एग्जीक्यूटिव बॉडी के हिस्सा थे। यहां पर एग्जीक्यूटिव रिव्यू मीटिंग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में था। शुभेंदु अधिकारी इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, नॉट ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो उनका वहां क्या काम था? पहले इसका जवाब दे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रवेश नहीं।
तीसरा बात, आलापन बंदोपाध्याय को लेके मैं आज आलापन जी को सल्यूट करना चाहता हूं कि आज उन्होंने रिटायर कर लिया और दीदी ने उनको मुख्य सलाहकार बनाया। उन्होंने ये दर्शा दिया कि बंगाल बिकाऊ नहीं है और बीजेपी बंगाल समझ नहीं पा रही है। एक सेकंड, बिकाऊ कैसे नहीं है? बिकाऊ नहीं है, ये कैसे साबित हो गया? एक अधिकारी आज उनका रिटायरमेंट था या नहीं था? हाँ या ना बोलिएगा। हाँ, ऑफ कोर्स। तो फिर आज उनको मुख्य सलाहकार बना लिया तो बंगाल को बिकने से रोक लिया। आप चाह रहे हैं कि ऐसे ही हर अधिकारी हर राज्य में मुख्य सलाहकार बनता रहे, मतलब फेवरेट्स, मतलब ये वाला मेरा फेवरेट ऑफिसर है, ये यहाँ रहेगा, मुख्य सलाहकार बन जाएगा। अगर उसको डीओपीटी यहाँ दिल्ली में बुलाता है, एक सेकेंड, डीओपीटी दिल्ली में बुलाता है तो वो ना वहां जाके आज 10 बजे रिपोर्ट करना था, ना करे। अंजना जी सुनिए, एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं कि 24 मई को ये सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटरी ने परमिशन दिया था इसी आलापन जी को कि आप 3 महीने और ज्यादा काम कीजिए इस महामारी को संभालने के लिए, और इस बीच में ये तूफान आ गया। जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ईगो हर्ट हो गया तो सबको मिर्ची लग गई और उनका ट्रांसफर हो गया। आज उन्होंने दर्शा दिया। ये बात तो ममता बनर्जी के लिए भी कही जा सकती है ना कि ईगो हर्ट हो गया तो उनको मुख्य सलाहकार बना लिया। हाँ, उन्होंने तो खुद रिटायर किया, वो रिटायर किया, ममता बनर्जी ने बोला मुख्य सलाहकार बन जाए, वो तो अपने दिन रिटायरमेंट के दिन पे रिटायर किया। तो अब उनके 3 महीने के एक्सटेंशन और कोविड पर काम करने की जरूरत नहीं है, अब वो चीफ एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। हाँ, वो काम करेंगी, वो ही काम करेंगे जो वो काम करते आ रहे हैं, और उनको हमारे स्टेट की जरूरत है, पर वो चीफ सेक्रेटरी के तौर पे नहीं, मुख्य सलाहकार के तौर पे काम करेंगे। बस, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने तो रिटायर कर लिया। अब तो केंद्र सरकार का कोई हक नहीं बनता उनके ऊपर, खत्म हो गया।